नमस्कार। आप लगातार पंजाब शिखर सम्मेलन देख रहे हैं। अब तक के जितने सेशन आपने देखे उसमें लगातार सरकार के 1 साल पूरा होने पर सवाल पूछे गए कि कैप्टन साहब आपने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए। सरकार के जो नुमाइंदे आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। इसी सेशन को पंजाब शिखर सम्मेलन के अगले सत्र को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं अमरिंदर सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं बादल साहब आपको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया अनुराग। तो शिखर सम्मेलन पंजाब आप देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जो 1 साल पूरा कर रही है और ऐसे में उस सरकार में कद्दावर मंत्री मनप्रीत सिंह बादल साहब जो प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार जब आपने बनाई तो जीत जो है वो उम्मीदों से ज्यादा बड़ी थी। अब 126 पन्नों का जो मैनिफेस्टो था वो जनता की उम्मीदों पर इस 1 साल में कितना आप लोग खरा उतार पाए हैं? अगर शुरुआत 1 साल में सरकार की उपलब्धियों के साथ आप कर सके तो मनप्रीत सर जी, पोडियम पे प्लीज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एबीपी चैनल का मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने आज अपने इस तकरीब में मुझे शिरकत करने का मौका दिया। और जिस तरह सवाल पूछा गया कि पंजाब के 1 साल जो हो गुजरा है उसमें पंजाब सरकार की क्या फतवात हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, मंजिल कितनी दूर है, रास्ता कितना कठिन है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सिर पे पंजाब के लोगों ने हाथ रखा। कांग्रेस पार्टी से पंजाब के लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो पंजाब के दरपेश मसले हैं वो मसले जो हैं वो आज के नहीं है बट ये बड़े लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इनका कोई न कोई मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढना बड़ा जरूरी था। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको शायद ये इल्म ना हो कि जो पंजाब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना तो उस मैनिफेस्टो कमेटी में भी मैं पेश रहा और जो अल्टीमेटली पंजाब की इस वक्त लड़ाई है वो फाइनेंसेस की, इकोनॉमी की, एजुकेशन की, ह्यूमन रिसोर्सेज की लड़ाई नहीं है, बल्कि जो पंजाब की जो आज लड़ाई है वो हमारे वकार की लड़ाई है, वो हमारी पगड़ी की लड़ाई है। पंजाब इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर इट्स प्राइड। आज से 55 बरस पहले जब मैं पैदा हुआ था तो पंजाब इंडिया का जितने भी हिंदुस्तान के सूबे हैं तो सहरे फरिश्त सूबा जो है वो पंजाब था हर लिहाज से। मतलब हमने पंजाब में चंडीगढ़ शहर बनाया, भाखड़ा डैम बनाया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये किसी को पूछने की बात नहीं थी कि अगर कभी कोई बहादुरी का मेडल आता था इंडिया में तो ये इट वाज अ नो ब्रेनर कि वो पंजाब का ही होगा। अगर स्पोर्ट्स में आता था इट वाज अ नो ब्रेनर वो पंजाब से ही आएगा। तो जिस जनरेशन ने, मेरी जनरेशन ने जिन्होंने वो देखा है, पंजाब का अरूज देखा है और जो पंजाब के जो आज जो ज़वाल पंजाब में आया हुआ है ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। और इन सर्कमस्टांस इन परिस्थितियों में पंजाब के लोगों ने पंजाब की बागडोर है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के हाथ में पकड़ाई। और मैं सिर्फ एक बात
कहना चाहूंगा आपके सुनने वालों को या जिन्होंने सवाल पूछने हैं कि ये जो पंजाब के लोगों का एक किस्म का फतवा है, ये हमारे लिए एक अजीम जिम्मेवारी है और पंजाब के लोगों की मुकद्दस इमानत है, जो एक खास मुद्दत के लिए वो पंजाब के लोगों ने वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में दी है। और जो खास करके क्योंकि मेरा तल्लुक फाइनेंस से है, प्लानिंग से है, और ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके सुनने वालों के लिए, और किन हालात में हमें पंजाब मिला, हमारी डेट लायबिलिटी कितनी थी, हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेज थे वो अगले 5 साल के लिए जो प्रीवियस जो बीजेपी अकाली गवर्नमेंट थी वो बैंकों में प्लेज कर गई थी। 31,000 करोड़ का कर्जा एक दिन में पंजाब के नाम, जो हमारा सीसीएल का टर्म लोन था वो हमारे सिर आ गया। 17,000 करोड़ बिजली बोर्ड का लोन आ गया। सो इन हालातों में और 70 साल में पहली मर्तबा हुआ कि 26 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब की ट्रेजरी जो है बंद कर दी। तो इन हालात में 1 साल कबल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली थी, पर इससे हमें एक सबक कांग्रेस पार्टी को भी आ गया कि आप चाहे कैसी भी लूट घसूट, कोई पॉपुलिज्म, कुछ भी कर लो, आप अकाली दल और बीजेपी 15 सीटों पे सिमट के रह गए। पहली बार हुआ है पंजाब की हिस्ट्री में, और पंजाब की हिस्ट्री 70 साल की नहीं है। 1937 में भी इलेक्शन हुए थे, 1946 में भी हुए थे, जब मुश्तरका पंजाब था, पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब पंजाब का हिस्सा होता था। उन हालातों में भी कभी अकाली दल की 15 सीटें नहीं आई थी। जब मुस्लिम मेजॉरिटी थी, 65% मुस्लिम वोटर्स थे, तभी भी अकाली दल के 40 एमएलए आ जाते थे। सो कांग्रेस पार्टी को यह सबक मिला है कि अगर आप फाइनेंशियल प्रूडेंस से नहीं चलोगे, लॉन्ग टर्म गेन्स पे आप एक अच्छी पॉलिसी जो आप नहीं चलोगे, तो आप भी 15 सीटों से भी कम आ जाए। सो अगर, एंड नाउ दिस वाज द बैकग्राउंड, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लॉन्ग विंडेड हो गया। नहीं सर, आप विस्तार से अपनी बात करें। बट गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, जो हमने सबसे पहले किया, और आज से महीना बाद जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स आएंगी उनमें आप ये पढ़ सकेंगे कि जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, और तकरीबन अगर यूटी को भी मिला लिया जाए तो तकरीबन 31 होंगी, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग अगर किसी स्टेट ने की है तो वो पंजाब ने की है। हमारे जो फूड अकाउंट में लॉसेस थे 1800 करोड़, उनको हमने 1000 करोड़ से कम कर दिया है। सो दिस ईयर द लॉसेस विल बी ओनली 800 करोड़, 1000 कम। हमने बहुत छोटे छोटे, पर बूंद बूंद से ही, एक एक रुपए से ही पंजाब ने अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमने एक जुलाई में एक ऑर्डर किया कि जितने भी सरकारी दफातर हैं वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं आएंगे, वो अपनी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आएंगे। और इससे हमें 397 करोड़, माफ करना मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई स्पीक विद दिस पंजाब, 397 करोड़ की बचत जो है वो सिर्फ इस बात पे हो गई कि हमने टोटल गवर्नमेंट ऑफिसेज दे मूव टू देयर ओन बिल्डिंग्स। सो मेरा कहने का ये कि विद इन दिस ईयर हमने अपनी कॉस्ट कटिंग तकरीबन 3000 करोड़ से ज्यादा हमने, जो सरकार का जिसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो हमने किया है। हमने कोई तकरीबन 1500 करोड़ की एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करी है। जीएसटी का निज़ाम नाफिज हो गया। पंजाब की जो इकोनॉमी या टैक्स रेवेन्यूज की जो ग्रोथ थी वो 4-5% पे सिमट गई थी। और अगर इसको आप इन्फ्लेशन के साथ अगर इसको देखें तो बेसिकली पंजाब नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था। तो जीएसटी के आने से हमें 14% की अश्योर्ड ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ गई है। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ हेल्पलाइन टू पंजाब फॉर अस। हमें 4 साल का मौका है
जब हम अश्योर्ड कॉम्पनसेशन में रहेंगे। 14% रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब है, अगर आप इसको कंपाउंड करें तो आपके टैक्स रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे, 5 साल में डबल हो जाएंगे। और 5 साल का हमें एक मौका मिल गया जिसपे हम अपनी जो हमारा मॉडल है इकोनॉमी का, हमारा मॉडल एक्चुअली फूड ग्रेन सीरियल प्रोडक्शन पे मुयस्सर था। हमें अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है इसको वी विल हैव टू माउंट अ सीरियस एक्सरसाइज टू ट्राई एंड गेट इन इंडस्ट्रियल बेस। कोई भी स्टेट ने इंडस्ट्री के बिना तरक्की नहीं की। सर्विस जो सेक्टर है उसके लिए हमें एक सीरियस चैलेंज माउंट करना पड़ेगा। और फाइनली ये मुझे लगता है ये बदकिस्मती है पंजाब की कि हमारा जो यहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव है ये बड़ा तल्ख हो गया है। और जो पंजाब को जो परिवर्तन या जो चेंज है इसके लिए पॉलिटिकल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। पर जैसे मैंने बोला कि ये जो पंजाब की धरती है, अगर आप पंजाब की 5000 साल की हिस्ट्री पढ़ो तो पंजाब पे इस किस्म के मौसम बहुत बार आए हैं। कभी सिकंदर आजम ने हमला कर दिया था, कभी तुर्कों ने कर दिया, कभी अफगान्स ने कर दिया, कभी अंग्रेज ने कर दिया। तो ये तो जो 5 दरियाओं की धरती है ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा है। बट हर बार अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, तो आप लिखते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, मैं ना उम्मीद नहीं हूं, मेरी खेती सूख चुकी है, मेरी खेती उजड़ गई है, पर मैं ना उम्मीद नहीं हूं। आप फरमाते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर थोड़ी सी नमी की जरूरत है, थोड़ी सी अगर नमी हो तो ये मट्टी में कोई कमी नहीं है। और हम इस बात के लिए जो हमारे इस धरती माँ के बेटे बेटियां हैं और जिसमें से तकरीबन मैं समझता हूं कि our total population is about 2.75 करोड़ और इस 2.3 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ हमारे जो लोग हैं वो परदेश चले गए और परदेशों में मुट्ठी बंद रह गई, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको पनाह मिल गई, कनाडा में मिल गई, अमेरिका में मिल गई, इंग्लैंड में मिल गई। उनकी जो रेमिटेंसेज आती हैं, हालांकि हम स्टेट फाइनेंसेस में उनको कैप्चर नहीं कर पाते, पर अगर आप पंजाब के किसी गांव में जाओ, शहर में जाओ, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी भी स्टेट से कम नहीं है। और जो बात आपने कही है, आए सर सवाल जवाब का सिलसिला सॉरी मैं थोड़ा लंबा ले गया कि नहीं, आपने जो शेर पढ़ा और जो आपने नमी का जिक्र किया, बस इतनी उम्मीद पंजाब के लोग अपनी सरकार से भी चाहते हैं, ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि बेहद मेहनत का कौम है पूरी की पूरी पंजाबी जो कौम है। अब मेरा सवाल आपसे ये पहला तो कि आपने जो कहा कि पॉलिटिकली नैरेटिव में जो कड़वाहट है वो पंजाब ही नहीं शायद देश भर में है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी को तो आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कोसने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। गुजरात चुनाव के अंदर किस तरीके से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कह डाला, और आपने अभी जीएसटी का फायदा पंजाब के संदर्भ में गिनाया, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के साहब। जी, मैं इसमें बस एक चीज की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि जब जीएसटी नाफिज किया गया था तो रात को पार्लियामेंट में जश्न मनाए गए कि ट्रिस्ट विद ये डेस्टिनी है। हमें ये बताया गया कि इसके आने से जीडीपी में इजाफा होगा, टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा होगा, और जो कारोबारी आदमी है उसके लिए ये काम बहुत सरल हो जाएगा। जी जी। तो कांग्रेस पार्टी का जीएसटी से हम मुनकर नहीं है, पर उसका जो तरीकेकार है, तो आप ये देखें कि अब जीएसटी को 9 महीने हो गए हैं, उस 8 महीने का डेटा भी आ गया है। हमें बताया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% है, हमारी इन्फ्लेशन 5% है, पर टैक्स रेवेन्यूज में हर महीने गिरावट आ रही है। सो कंसर्न इस बात का है कि जो
सर आप शानदार जानकार अर्थशास्त्री नहीं, मैं इस तरीके से उलझाऊंगी नहीं इस मामले को, लेकिन कुल मिलाकर जीएसटी से फिलहाल पंजाब को फायदा हो रहा है ना? जीएसटी का जी पंजाब के स्टेट फाइनेंसेस को फायदा इसलिए हुआ जी क्योंकि हमारा जो 40% टैक्स बेस था जी वो फूड ग्रेन्स था, तो वो सारा उसमें चला गया। ठीक है। फूड ग्रेन्स में हमें 14% का ग्रोथ नहीं मिल रहा था जी। तो इसमें 14% ग्रोथ होने से पंजाब के टैक्स फाइनेंसेस को हम कॉम्पनसेशन ले रहे हैं, हमारे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा नहीं है। चलिए जिस भी वजह से, लेकिन पंजाब की जो माली हालत थी उसे देखते हुए फिलहाल ये एक फायदा है जो पंजाब को हो रहा है। जिस दिन जीएसटी का हमने बिल पास किया था, और आपके शायद यहाँ कलमकार भी यही होंगे, मैंने उस दिन भी बोला था कि जीएसटी के आने से पंजाब स्टेट को फायदा होगा, बट जीएसटी के आने से जो तरीकेकार अपनाया गया उसमें हमारी जीडीपी को, हमारी टैक्स रेवेन्यूज को और सिंप्लीफिकेशन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कमी आ गई है। तो अगर मैं इस बात पे खुश हो जाऊं, यू डोंट नहीं हम समझ रहे हैं, मतलब यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, बिल्कुल कि मैं अपना नाक कटवा देता हूं क्योंकि मुझे चले हम जीएसटी से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मैं पंजाब में आई तो लोगों से जब बात कर रही थी तो एक कहावत सुनने के लिए मिली, पंजाबी में वो बोल रहे थे, मैंने लिख ली बल्कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पल्ले नहीं ढेला कर दी मेला मेला। एक जनाब मुझे मिले और कह रहे थे कि मैडम कुछ पंजाब सरकार का हाल यही है। अब आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो से लेकर और वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, और ये हकीकत जो पंजाब का आम आदमी समझ पा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे थे? नहीं तो क्या करें कि अगर पंजाब के फाइनेंसेस इन यथा गिराइयों में आ चुके हैं और हम उसके वारिस हैं, तो हम क्या पंजाब को छोड़ दें? हम सपने लेने छोड़ दें जी। हम कोई अपना हाथ पैर ना मारें, हम कोशिश या काविश ना करें। तो जो भी हालात है, मुश्किल से मुश्किल हालात है, तो उसको तो उससे तो जूझना पड़ेगा। हम कांग्रेस पार्टी या कैप्टन अमरिंदर सिंह इन बातों से मुनकर नहीं हो सकते। पंजाब को अपने पैरों पे खड़ा करना है, पंजाब को अपने पैरों पे चलना सीखना पैना है, और पंजाब हैज टू बी प्रोग्रेस्ड विलिंगली इफ पॉसिबल बट किकिंग एंड स्क्रीमिंग इफ रिक्वायर्ड। तो जो भी हमारी हैसियत और औकात है, हम चाहते हैं कि पंजाब जो है हिंदुस्तान का सैर फरिश्त सूबा हो, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनके माथे का चांद पंजाब हो। हम हमेशा रहे हैं, पंजाब ने हमेशा, अगर 5000 साल का इतिहास पढ़ो, पंजाब हैज ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। हमें दरमियान में दौड़ने की आदत नहीं है, हम दरमियान में दौड़ नहीं सकते। और जब मेरी पहली बजट स्पीच थी, मैंने यही बोला था कि पंजाब या तो जापान बनेगा या अफगानिस्तान बनेगा, दरमियान में नहीं हम रहेंगे। चुनावी वादे भी इस वजह से, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाने में भी आपका अहम रोल रहा कि स्मार्टफोन तक के वादे कर दिए गए। मतलब प्राथमिकताएं पहले तय कर लेते हैं कि किस तरीके के वादे करने हैं। ठीक है, किसान जो कृषि के अंदर समस्या है उसे सुलझाना, लेकिन मतलब स्मार्टफोन जैसे लोक लुभावन वादे करने जरूरी होते हैं चुनाव जीतने के लिए? देखिए, अर्ज ये है कि पहली बात तो ये थी कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसका जो ड्यूरेशन है, या जिस आप शायद दिल्ली से आए हैं जी, तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ क्या 1 मिनट में पहुंच गए? नहीं साहब, वक्त लगा और 3 घंटे, अगर जहाज से आए होंगे तो 1 घंटा लगा होगा, गाड़ी से आए होंगे तो 4 घंटे लगे होंगे। तो उसी तरह जो हमारी जो मंजिल है वहां तक पहुंचना है, उसके लिए हम पंजाब के अवाम की कचहरी से सुरखरू होके आए हैं। पंजाब के लोगों ने हमारे पे इत्मीनान किया है। 5 साल का वक्त जो है, खास मुद्दत जो है हमें मिली है। और आपने जो ये जो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की बात करी, तो ये इस साल में मुझे विश्वास है कि ये पूरा हो जाएगा। एक्चुअली दी स्मार्टफोन्स विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू द स्टेट एक्सचेकर। वी आर इन नेगोशिएशन विद सेवरल कंपनीज कि उनका एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि इसका कोई सर्विस टैक्स का मसला था, जिसकी वजह से हम दे नहीं पाए। और मुझे जो टोटल मैनिफेस्टो का फोकस था, वो फोकस बेसिकली यही था कि पंजाब की इकोनॉमी को किक स्टार्ट कैसे किया जाए। और स्मार्टफोन भी एक जरिया है एजुकेशन का, नॉलेज का, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। मैं चाहे इंग्लैंड से पढ़ के आया हूं, अमेरिका से पढ़ के आया हूं, पर जो मेरा माली है, जो मेरी गाड़ी चलाता है,
नॉलेज तो उसके पास भी अगर स्मार्टफोन है। जरूरत वाली चीज थी, इसीलिए मैंने तो पूछा कि उस वादे का क्या हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को पंजाब की, तो वो तो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है, तो अब सवाल ये उठता है फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में कर्ज माफी का आप ऐलान करते हैं, लेकिन वो महज ऐसा साबित होता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आत्महत्याएं अभी भी नहीं रुक रही हैं किसानों की। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के कई रियासतों ने कर्ज माफी का ऐलान किया है जी। उसमें राजस्थान भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें शायद कर्नाटक भी होंगे, कई स्टेट्स हैं जी। और जितने भी ये स्टेट्स मैंने गिनाए हैं, इनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, ये बड़े संपन्न स्टेट्स हैं और किसी भी स्टेट ने 1 लाख से ज्यादा कर्ज माफी नहीं करी। पंजाब एक वाहिद स्टेट है जिसने 2 लाख की कर्ज माफी करी है। उसका जो और इसमें तकरीबन 10 लाख, हमारे टोटल फार्मिंग फैमिली 17 लाख हैं। 17 लाख में से 14 लाख वो हैं जो खुद खेती करते हैं, बाकी ठेके वेके पे रेंट वगैरह पे देते हैं। 14 लाख में से अगर 10 लाख को हमने लाभ दिया है और 2 लाख का दिया है, क्योंकि हमारी इससे ज्यादा हैसियत और औकात नहीं है, तो इसमें हमने क्या कर दिया। पर जो आप बोल रहे हैं कि आत्महत्या सिर्फ कर्ज माफी से नहीं होगी। आत्महत्या अगर खत्म करनी है तो इसका एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच हमें करना पड़ेगा। और उसमें से सबसे पहली तो ये बात है कि जो किसान खेती कर रहे हैं, एक्चुअली तो उनको खेती से वी हैव टू वीन अवे देम अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर पंजाब की जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर 22% बनता है और 70% लोग खेती कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर है कि अगर 70 लोग 20 रुपए कमाने पे लगे हुए हैं तो वो अमीर नहीं हो सकते। अगर 20% लोग 20% रुपए के लिए हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, ठीक है। नहीं तो मोदी सरकार तो टारगेट लेकर चली है ना, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेगी। आप कह रहे हैं कि कृषि से ही उन्हें हटा देंगे। सपने लेने से तो किसी को मैं रोक नहीं सकता। मतलब ये हकीकत नहीं है क्या? आप किसी भी जिसके सीने में दिल हो जी, अगर उससे पूछे तो जीडीपी का जितना हिस्सा है, अगर उससे ज्यादा लोग उस कारोबार में मुलव्वज हैं तो दैट मीन्स इट इज अ डिमिनिशिंग प्रोफेशन। तो बेसिकली किसान का जो बेटा है, बेटियां हैं, उनको हमें रोजगार के मौके पैदा करके देने पड़ेंगे। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप एक कृषि प्रधान राज्य के वित्त मंत्री हैं। क्या 2022 में किसान की आय दुगना करने की जो बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्या आपको लगता है ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता? देखिए, जब पंजाब एग्रीकल्चर में टॉप कर रहा था जी, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पंजाब की थी 4 से 5%। ठीक है। नो स्टेट कंसिस्टेंटली कैन ग्रो मोर देन 3 to 4%। मोदी जी अगर ये डबल का कह रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब क्या हिंदुस्तान 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ करेगा, फिर ही डबल होएगा जी 5 साल में? तो ये नामुमकिन है। उनकी जो उर्दू में बोलते खाम ख्याली है, असली ये हकीकत से बहुत दूर है। ठीक है सर। तो और हम पंजाब के लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को खेती से जुदा करके उनको किसी कारोबार में, किसी नौकरी में, किसी स्किल सेट्स में, और पंजाब के लोग जो हैं उनको, और खास करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे पंजाब के बच्चे, कभी आप दिल्ली के हवाई अड्डे पे जाओ तो वो तो सारा पंजाब से भरा होता है, और कोई अमेरिका कनाडा तो जाने नहीं देता। हमारे बच्चे जाते हैं अरब, हमारे जाते हैं दुबई, और दुबई की गर्मी, दुबई का तपता हुआ रेत, और हमारे बच्चे उस रेत को अपने पसीने से ठंडा करते हैं, गैरों की झिड़के खाते हैं, दर बदर रोटी के लिए बिल्कुल बादल साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ सर, लेकिन अब देखिए इसका दूसरा पहलू ये भी नजर आता है ना। एक तरफ तो वो किसान जो भले ही बहुत ही कम, कुछ तो चलिए कमा ही रहा है, वहीं आप अगर उससे भी हटा लेंगे तो रोजगार का वादा, घर घर रोजगार की बात करते हैं आप, साल भर हो गया है सर, 2 शायद मेले लगाए हैं आप लोगों ने, उसमें भी क्या उसकी क्या कहना चाहिए उसको सक्सेस रेट रहा है? क्योंकि इतनी कम वो सैलरियां दे रहे थे, बच्चे लेने के लिए तैयार नहीं है, वो सोच रहे थे क्या तमाशा सा लगा दिया है, ये हमें नौकरी दे रहे हैं या हमें जलील करने के लिए बुला रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि जो घर घर रोजगार प्रोग्राम है, हाँ जी, उसमें उसके 2-3 पहलू हैं। एक तो है जिसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी,
एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है स्किल सेट्स। सो पंजाब सरकार ने, हमारी ये पुरखुलूस कोशिश है, पुरजोर कोशिश है कि घर में बैठने से बेहतर है इंसान इज्जत की रोटी कमा सके, और उसके लिए क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डिपार्टमेंट है, ये शायद आपको भी नहीं पता था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज एक्चुअली विद मी। तो हमने एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें बच्चे जो हैं वो, और जो कंपनियां हैं जो जिनको रोजगार के लिए जिनकी कोई ओपनिंग्स हैं, तो उस पोर्टल में बोथ ऑफ देम कैन लॉग टू, एंड उसमें इट्स अ वेरी सिंपल पोर्टल, और उसमें तकरीबन 1 लाख बच्चा जो है रजिस्टर कर चुका है, 2000 कंपनियां आ चुकी हैं, और इस साल में फायदा कितने लोगों को मिला? इस साल में 1 लाख और 60,000 बच्चों को हमने वेज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह हमने शुरू करी है। हमारा जो निशाना है, अगर पंजाब सरकार को आपने परखना है कि किस कसौटी पे जाके आप हमें जज करेंगे, तो मेरा अपना अपनी सोच है कि अनलेस वी कैन क्रिएट अबाउट 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके अगर 5 लाख हम हर साल करेंगे तो हो सकता है पंजाब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सो अगर आपने सरकार को जज करना हुआ 5 साल बाद, तो आप देखना ये छोटे छोटे जो कदम हैं पंजाब सरकार के, ये इसका कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को जरूर होगा। सर उम्मीद हम यही करते हैं। देखिए, क्योंकि नीयत पर आप लोगों की सवाल नहीं है। देखिए, 2 चीजें हैं जी। एक तो नीयत है जी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रंथों शास्त्रों में लिखा है कि लोग दिखावा देखते हैं, परमात्मा नीयत देखता है। तो आप परमात्मा तो हो नहीं, आप तो मेरी नीयत तो नहीं आप देख सकते, ठीक है जी। पर हमारी नीयत है, और पंजाब का दर्द जो है वो हमारे सीने में। इसके अलावा इतनी मेहनत करेंगे पंजाब के लिए, इतनी मेहनत, क्योंकि ये पंजाब मेरा घर है, पंजाब के लोग मेरा कुनबा है, और कितनी मेहनत करनी है पंजाब के लिए। हड्डियों का जब सुरमा बन जाएगा ना, तो समझ लो जिस दिन हड्डियों का सुरमा बन गया उस दिन पंजाब अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिन रात, और ये नहीं कि कोई इलेक्शन की बात हो रही है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप। जो मैंने नियत की यहाँ पर बात की, आपकी नेक नियति तो थी, तभी तो जनता ने इतनी उम्मीदों के साथ आप लोगों को चुना। जनता ने कुछ तो देखा ना आप लोगों पर, जो इतना भरोसा जताया। अब सवाल मेरा लेकिन यहाँ से ये निकलता है कि नौकरियां देनी है, उद्योग भी लाने होंगे। उद्योगों को लाने के लिए अमरिंदर सिंह साहब मुंबई जाते हैं, वहां पर वो कॉर्पोरेट से मिलते भी हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। और उसके लिए हम जो रिसर्च करते हैं अपनी, जो हम खबरें पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है कि साहब जो सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज को लेकर, वहीं पर अभी जो व्यवस्था है वो बन नहीं पा रही है, वो स्ट्रीमलाइन ही नहीं हुए। क्यों? देखिए, पंजाब वॉज रादर लेट टू दिस पार्टी। हम लेट हो गए क्योंकि हमें ये बताया गया था कि आपने इंडिया की फूड सिक्योरिटी में हिस्सा डालना है, और फूड सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के मानंद होती है। अगर खुदा नख्वास्ता आज इंडिया के पास या पंजाब की हार्वेस्ट फेलियर हो जाए, आपकी जेब में भी अगर पैसे हैं, तो 1 अरब आदमी के लिए आप फूड ग्रेन्स खरीद नहीं सकोगे। तो हमने कभी भी 70 साल में एक सीरियस पीआर एक्सरसाइज ही नहीं माउंट करी कि हमने पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज करना है। पर जीएसटी, पोस्ट जीएसटी, जब हमारे फूड ग्रेन्स पे जो हम टैक्स लेते थे वो खत्म हो गया है, तो हमें ये सीरियसली अब सोचना पड़ेगा कि हमें इंडस्ट्रियल बेस लाना पड़ेगा। हमने कई जो माहिर हैं इस काम के, उनसे बात करी कि आप इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज बताएं, कौन आता है, इन्वेस्टमेंट आओ, सिंगल विंडो आओ। तो उन्होंने हमें जो मशवरा दिया है, आप एक एक इंडस्ट्री के तरफ ना दौड़ें, आप मुल्कों के पीछे लग जाओ। अच्छा। आपने जापान को लाना है, कोरिया को लाना है, ताइवान को लाना है कि चीन को लाना है। तो हमारी जापानियों से मुज़ाकरात चल रही हैं कि पंजाब में एक जापानीज सिटी जो है वो कायम किया जाए, 1000 एकड़, 1500 एकड़। और जैसे फर्ज करो जो हमारी बात चल रही है कि किस रीजन में आप लोग चर्चा कर रहे हैं इसे बनाने की? ये राजपुरा के पास 1500 एकड़ का पंजाब सरकार का एक जमीन, राजपुरा, बिल्कुल। और उसमें ये जो कॉरपोरेशन है, जैसे सुमिटोमो कॉरपोरेशन है, अच्छा। तो ये इंडस्ट्रियल लैंड उनको दे दिया जाए। जो जापानी आएगा वो पंजाब गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा,
वो सुमिटोमो से करेगा, मुझे जमीन चाहिए, मुझे पानी का कनेक्शन चाहिए, मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो ये हमारी बहुत एडवांस स्टेज पे हमारी बात उनसे इस वक्त चल रही है। जहां तक आपने बोला कि एक साल में कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, मुझे लगता है कि एक सिंगल लार्जेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में कभी आई है 22,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल प्लांट, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है उसके बगल में वो लगना शुरू हो गया है। सबसे बड़ा इंडिया का फूड प्रोसेसिंग जो आईटीसी एक कंपनी है, इंडियन टबैको या इंपीरियल टबैको, उसका इंडियन टबैको, उन्होंने कपूरथला में 1700 करोड़ का अपना प्लांट चालू कर दिया है। और वैसे ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जो हमारी ये जो चावल के बाद जो जिसको हम पराली बोलते हैं पंजाबी में, उसको सीएनजी एथेनॉल में कन्वर्जन करने के लिए वो उन्होंने कर दिया है, जिसे जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता था। जी जी। सो कहने का मतलब है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई पहली जमात के बच्चे को कोई कहे कि भाई सारा शेक्सपियर सुना, तो हो नहीं सकता, पर हो सकता है 10वीं जमात में जाके वो सारा सुना भी दे। नहीं, शुक्रिया बादल साहब, आपने बताई ये तमाम जानकारियां आप यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अब इसी से मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि आपने बताया कि एक साल में इतना कुछ हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री नहीं है साहब आपके पास बताने के लिए कि सरकार आपके काम क्या कर रही है? मंत्रिमंडल और सुकड़ गया है, थोड़ा विस्तार दे दीजिए उसे। क्यों, मतलब इतना पावर जो है वो इतने कुछ ही चंद लोगों के अंदर समेट कर क्यों रखी हुई है? तो ये तो मुझे लगता है आप दिल्ली से आए हैं, पर पंजाब के तो लोगों के जुबान ज़दे आम है कि जिस दिन बजट सेशन मुकम्मल हो गया तो मंत्रिमंडल का जो एक्सपेंशन है, जो आप बोल रहे हैं, विस्तार है, वो होने जा रहा है। और जो महकमे हैं वो भी तकसीम कर दिए जाएंगे। और अभी असल में ना कुछ देर पहले भगवंत मान साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो वो कहने लगे जरा सोचिए कैसा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि मंत्री नहीं है, साल भर हो गया सरकार को बने हुए। कृषि मंत्री तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और इनसे जब ये पहले आज से 20-25 साल कबल जब ये मिनिस्टर होते थे, तो तभी भी इनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, और एग्रीकल्चर इनके दिल के बहुत पास है। और मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मंडल का विस्तार होगा तो भी आप ये अनुमान लगा रहे हैं। मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर मैं पेशेंट को ही आपको कर सकता हूँ कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार भी हुआ तो एग्रीकल्चर सीएम के पास ही रहेगा, बिकॉज दिस इज अ डिपार्टमेंट विच इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। भगवंत मान की तो शायद कोई सियासी मजबूरियां भी रही होंगी, वरना वैसे जो भगवंत मान हम पे गोला फेंकते हैं उसमें बारूद नहीं वो बम पे बारूद कम होता है। चलें, अब इसे आपका बड़प्पन कहा जाए या फिर भगवंत मान साहब बुरा ना मान जाए इस बात में? मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, हम इकट्ठे ही रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, सर, गवर्नेंस को लेकर सवाल था कि आपकी जब सरकार आप लोग बनाएंगे, कांग्रेस की जब सरकार आएगी, तो अकाली बीजेपी गठबंधन में जिस तरीके का गवर्नेंस का स्टाइल था आप लोग उसे बदलेंगे। आप लोग आए, आप कैबिनेट में शुरुआत में ही फैसला हो गया कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होगा साहब, सादगी लेकर आएंगे, बड़ी तारीफ भी हुई उसकी देश भर में। लेकिन सवाल ये कि अब देखिए, आपकी सादगी पर कोई सवाल नहीं है, उसकी गवाही तो पूरा पंजाब देता है, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं वो एक बार फिर से उसी सत्ता के ढर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, वही वीवीआईपी कल्चर। इसको तो दुरुस्त करेंगे, करना है। हाँ, करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बेबाकी के साथ इस बात को माना। महात्मा गांधी के पास कुर्तों की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, सही, और महात्मा गांधी को यह पता था कि 70% लोग जो हिंदुस्तान में हैं उनके तन पे कुर्ता नहीं है, तो सारी उम्र कुर्ता नहीं पहना। तो मुझे ये लगता है कि जब तक पंजाब के सिर एक दमड़ी भी कर्जा है, तो मुझे लगता है एक पैसा जो है, एक पैसा भी अगर पंजाब का बचता है तो बचा लेना चाहिए। कर्जा बहुत बड़ी लानत है। हमारे आपने जिक्र भी किया, कॉस्ट कटिंग का आपने जिक्र भी किया। हमारे जो मेरी ग्रैंडफादर की जनरेशन थी, पता नहीं अब ये बच्चे तो समझते हैं कि नहीं समझते, आगे इनकी तो उम्र बहुत छोटी है, सारे मेरे से छोटे हैं, पर जो मेरे दादाजी की पीढ़ी थी, यकीन करें, उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। दैट वाज द जनरेशन विच फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो मेरे फादर की जनरेशन थी, उन्होंने इंडिया में, जैसे मैंने बोला, भाखड़ा डैम लेके आए, चंडीगढ़ शहर बनवाया अपने हाथ। तब जेसीबी मशीन नहीं होती थी, कंप्यूटर नहीं थे, अपने हाथ से, अपने नाखून से ये शहर बनाए जिस शहर में आप बैठे हो। जज्बा था। तो ये कैसे हो सकता है कि जब मनप्रीत की जनरेशन आएगी हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कर्जा छोड़ के जाएंगे? ये तो पाप हो जाएगा।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेहनत इतनी करनी है कि हड्डियों का भी सुरमा बनाना पड़े। लेकिन आप ही की जनरेशन के सुखबीर बादल साहब थे ना, जो इससे पहले सरकार चला रहे थे, और आपके जो चाचा हैं वो मुख्यमंत्री थे। तब विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो बड़े बड़े आरोप आप लोग लगाते थे कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और एक बार सत्ता में आने दीजिए साहब, सबका हिसाब कर देंगे। लेकिन हमें तो कोई बड़ी मछली ऐसा लगता ही नहीं कि अब तक आप लोग पकड़ पाए साल भर में। वो सब आरोप झूठे थे या फिर अब आप लोग मतलब चुप क्यों हैं, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो जो फतवा जो दिया, पंजाब के लोगों ने तो फैसला सुना दिया, क्योंकि एक तो होती है जिसको बोलते हैं अवाम की कचहरी। अवाम की कचहरी से तो वो बिल्कुल उन्हें फैसला सुना दिया गया, लेकिन कानून के दायरे में दिलाया जाना चाहिए। आगे कानून की कचहरी है। हो सकता है बादल साहब के पास अच्छे अच्छे वकील हों, कानून की कचहरी से बच जाएं, पर एक तीसरी कचहरी, मेरी बात तो सुनो। अच्छा प्लीज। एक से भी ऊपर एक कचहरी होती है, वो परमात्मा की कचहरी होती है, उसमें बादल साहब नहीं बच पाएंगे जी। और एक जुल्फिकार अली भुट्टो होते थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनका एक बड़ा फेमस जुमला था, उसने बोला कि मैं तारीख की कलम से मरने से बेहतर समझता हूं कि मुझे कोई बंदूक से गोली मार दे। तारीख की कलम जो मारती है, इससे बड़ी मौत कोई नहीं है। और जिस तरह तर्ज हुकूमत जो अकाली दल ने चलाई और पंजाब के लिए, और मैं तो समझता हूं ये पाप है। सुखबीर बादल से भी मैंने खूबसूरत नौजवान तगड़े तगड़े लोग, मनप्रीत से भी लंबे लंबे तगड़े तगड़े खूबसूरत मैंने बंदे पंजाब में ट्रकों से बजरी उतारते देखे, मेहनत मजदूरी करते देखे। परमात्मा का इतना बड़ा करम है, मेरे जैसे लोगों की गंडेरियां नहीं बिकती, अमरूद टमाटर नहीं बिकते रेडी पे। भगवान ने इतना बड़ा करम किया, हमें मिनिस्टर बना दिया, हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, हमारी हाथ में अपनी कौम की तकदीर, और हम इस पे कोताही करें, लेकिन सर, सोच ही नहीं सकते। नहीं, वो आपकी सब बात जायज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जबकि आप वित्त मंत्री बन चुके हैं, जो सरकारी महकमे के लोग हैं उनको सैलरियां नहीं मिल रही हैं, उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और देखिए, प्रचार के दौरान तो आप ही लोग नाम लेते थे ना, मजीठिया जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, फिर तब परमात्मा पर या तो छोड़ देते फैसले। अब तब जब आपने जनता को भरोसा दिया था कि फैसला जब आप सत्ता में आएंगे तो आप लोग कदम उठाएंगे उस दिशा में, तो जिम्मेदारी से अब आप परमात्मा का नाम लेकर तो फिर यही कहा जाएगा ना, बच रहे हैं। नहीं, इंशाअल्लाह अगर भगवान ने चाहा तो ये सारे अंदर होंगे और जरूर होंगे। वक्त भी बता दीजिए। बट ये वक्त भी बता दीजिए कितना वक्त। नहीं, पर ये जो हमारी शराफत है, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और कानून जो है और उसको पॉलिटिकल वेंडेटा ना समझ के, और इनके हिसाब किताब जो हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, क्योंकि अभी नहीं समझना चाहिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी आपने जिस तरीके से बात रखी, निशाने पर लिया आपने बादल परिवार को, क्यों बार बार पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहकर कप्तान साहब जो अमरिंदर सिंह साहब वो बादलों का बचाव कर ले जाते हैं? वो क्यों खुलकर इस तरीके के तल्ख तेवर नहीं दिखाते बादल परिवार के खिलाफ? जनता ठगा हुआ महसूस करती है खुद को। नहीं तो मैं आप और आपके सुनने वालों को ये कहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो इस वक्त जो नैरेटिव है, और मैं खास तौर पे सुखबीर बादल या मजीठे का नाम भी नहीं लूंगा, हाँ जी, जो भी बंदे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर है, गरीब हैं, जिन्होंने इस गरीब धरती को लूटा है, उनको कानून के शिकंजे में लेंगे। इस बात का मैं आपको वादा, विश्वास, भरोसा, यकीन, तसल्ली, इतबार दिलाना चाहता हूं। ठीक है साहब, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि नई इंडस्ट्री के लिए तो आपने अभी बताया कि किस तरीके से जापान के साथ टाई अप कर रहे हैं आप लोग, पुरानी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए क्या किया आपने? 1 साल बाद कितनी कोशिश की है इस दिशा में? हमने 2-3 बहुत बड़े कदम उठाए हैं। एक तो हमने ये किया है कि जो पंजाब की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, देखिए पंजाब ने तरक्की क्यों की, एक कोने में इंडिया में वाकया है, और उस इंडिया में जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पंजाब क्यों तरक्की कर गया? पंजाब तरक्की इसलिए कर गया क्योंकि पंजाब ने भाखड़ा डैम बना लिया। ये ना मद्रास के पास था ना गुजरात के पास था। हमारे पास बिजली जो थी वो वाफिर थी, सस्ती थी,
इसके लिए पंजाब में इंडस्ट्री आ गई, क्योंकि बिजली की वजह से इंडस्ट्री आ गई। पर अगर आप इंडस्ट्री को बिजली जो है वो 7 रुपए 60 पैसे पे देंगे, बेसिकली सबसे ज्यादा अगर बिजली की कीमत होगी, क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन में इंडस्ट्री को बिजली चली गई। हमने क्या किया कि आते सार यकम जनवरी से इस साल से हमने 7 रुपए 60 पैसे से कम करके इसको 5 रुपए यूनिट पे ले आए। ठीक है सर। और ये भी इंडस्ट्री से वादा किया कि अगले 5 साल इसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। नहीं तो वो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये 5 रुपए यूनिट जो आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, इसे भुगत तो वो रही है, आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं, वो बेचारा कर्ज ले लेकर और बोझ में दबे चले जा रहा है। इसका जो ये कोई पॉपुलिज्म का वो नहीं है। हाँ जी। बल हम ये सोच रहे हैं कि इसके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे जी, उससे पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल जाएगा। 1500 करोड़ की हर साल सब्सिडी है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेगुलेटर को लिखा है कि ये हम देंगे। ठीक है। दिस इज अ बर्डन विच वी विल कैरी, बट वी फील ये 1500 करोड़ से ज्यादा हमें बेनिफिट दे देगा, क्योंकि इससे हमारा कारोबार चल पड़ेगा, टैक्स में इजाफा होगा, जॉब क्रिएशन हो जाएगी। और दूसरी बात हमने क्या किया है कि हमने टोटल इंडस्ट्री में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, हमने ओटीएस ले आए। अच्छा जी। वन टाइम सेटलमेंट। अगर किसी ने सरकार का कोई कर्जा, किराया कुछ भी देना है, आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, और वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी हमने इंडस्ट्री को दे दी है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने विस्तार से, इतनी बेबाकी के साथ और बड़े सादगी भरे अंदाज में जो हर सवाल का जवाब दिया मेरे। बस चलते चलते अगर एक डेडलाइन दे दें कि पंजाब को ट्रैक पर लाने में और कितना वक्त लगेगा, बस साल बता दीजिए आप मुझे। एक पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं, तो मैं इसको एक शेर में इसका जवाब दे दूंगा। चलें, ठीक। तो उनका नाम था डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर जी। तो और मैं, माफ करना, मैं पंजाबी में ही शेर है वो। तो वो बोलते हैं कि मैं हार दे मुंह ते भी असार जित दे वेन आया, सिकंदर वेखदा शीशा सी मैं तलवार वेन आया, वड़े पाके वड़े पाके मेरी सेधों निकल तूफान जांदे ने, मेरे सामने आके बन पहाड़ मैदान जांदे ने। क्या बात। फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते। लास्ट लाइन है, शायद आपके सुनने वाले ना समझ पाए। वो कहता है, माड़ू शौ दे होण तराक जेड़े वेंदे रहे ने जोश समुंदरां दे, हड़ दियां छल्लां वांगू उठण फिर डिगण फिर उठण, हड़ दे मोडियां ते चढ़े रहन वाले। और आप लिख लो, लहू से, अबल तो लहू से लिख लो, कलम से ना लिखना। वो कहता है, पल दी जिंदगी है भावे बुलबुले दी। एक बुलबुले ने कितना, एक पल जीना होता है, एक कहता पल दी जिंदगी है भावे बुलबुले दी, पर दरिया ते चोटी दी जिंदगी है। पंजाबियों, एक पल भी जीना है तो ऊपर उठ के और सिर ऊपर करके जीना है, और इसके लिए हमें जो भी कदम लगाने पड़े हम करेंगे। चलें सर, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब की जनता जिसने आप पर भरोसा जताया है, वाकई में वो इस तरीके की फख्र भरी जिंदगी आपके राज में जी सके। और अब आपका धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल जी को मंच पर आकर मनप्रीत सिंह बादल जी को सम्मानित करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।